नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग अपने नए चैप्टर के लिए वो चैप्टर मेरा फिनिश हो गया हम लोग का शिक्षण एवं संप्रेषण को लेके जो हम चल रहे थे। ठीक, अब हम अपने आगे बढ़ते हुए चैप्टर की तरफ आते हैं जिसका नाम है शिक्षण प्रविधियां एवं नवीन उपागम। ठीक, क्या नाम है? शिक्षण प्रविधियां एवं नवीन उपागम। नवीन उपागम मतलब होता है न्यू अप्रोचेस। शिक्षण प्रविधियां मतलब होता है टीचिंग टेक्निक्स। ठीक, देखिए हर एक चीज की कोई ना कोई टेक्निक्स होती है। जैसे कि आप कोई काम करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं या कैसा भी खेलना करते हैं, कुछ भी करते हैं, हर एक चीज की एक टेक्निक होती है। तो उसी तरीके से टीचिंग की भी कुछ टेक्निक्स बनाई गई हैं। और न्यू अप्रोचेस होते हैं जो नए कुछ आने वाले चीजें हैं उनको हम फॉलो और करने लगे। ठीक, तो सबसे पहले तो मैं वर्ड जो है ये टेक्निक वाला यानी कि प्रविधि वाला इसको क्लियर करते हैं। ठीक, अब देखिए प्रविधि जो शब्द है इसमें दो शब्द देखे छुपे, एक तो ये रहा और एक ये कंप्लीट शब्द। ये शब्द कौन सा है? विधि। ठीक है, और ये शब्द कौन सा है? प्रविधि। विधि और प्रविधि। अब देखिए विधि और प्रविधि एक ही में सम्मिलित है, लेकिन कितना डिफरेंस है इसके अंदर। विधि मतलब क्या होता है? विधि को हम कहते हैं मेथड, प्रविधि को हम कहते हैं टेक्निक। ठीक, विधि को हम कहते हैं मेथड, प्रविधि को हम कहते हैं टेक्निक। अब देखिए, अच्छा अब आप बताइए मेथड और टेक्निक में डिफरेंस क्या है? आपने दोनों शब्द सुने हुए होंगे आप लोगों ने। मेथड भी शब्द काफी हद तक सुना होगा कि इस मेथड से मुझे करना है, उस मेथड से मुझे करना है, मुझे ये मेथड पसंद नहीं है, मुझे वो मेथड पसंद नहीं है, इसका ये मेथड होगा, इसका वो मेथड होगा, हम करते रहते हैं। तो मेथड हो गया वो। टेक्निक, दोनों में अंतर क्या होगा मुझे ये बताइए। दोनों में अंतर किसे कहेंगे? देखिए कि मेथड, जैसे कि मेथड क्या होता है? अगर हम कहें कि एक सिस्टमैटिक प्लान, कोई भी चीज जिसकी विधि डिसाइड करी गई हो, एक सिस्टम में ढाला गया हो, उसी सिस्टम से आपको उस कार्य को करना है, उसी मेथड से आपको उस कार्य को करना है। टेक्निक क्या होती है? टेक्निक वो जो आप जैसे बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, एक अचानक अकस्मात आप एकदम से इमीडिएट उस चीज को लागू करते हैं। जैसे कि मैं समझाऊं अगर आपको, जैसे कि एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है, एक बहुत अच्छा डांसर, एक धावक, जो रनर, बहुत बढ़िया साइकिल रेसर, लॉयर। ठीक, तो इनमें क्या होता है? देखिए ये लोग एक मेथड से अपना कार्य करते हैं, एक विधि के अकॉर्डिंग अपना कार्य करते कि जैसे लॉयर है, अपनी वकालत कर रहा है तो एक विधि के मेथड के अकॉर्डिंग कर रहा है। कौन से लॉ हैं, कौन से एक्शंस हैं, कौन से सेक्शन है, वो एक्ट है, उनको वो उसके आधार पर उसको लगाता है जहां पर जो लगने चाहिए। ठीक, डांसर है, जिस मेथड से उसको सिखाया गया वो मेथड वो फॉलो ऑन करके डांस करता है। रनर भागता है, जितनी स्पीड में उसको सिखाया गया, जितना उसका वार्म अप करवाया गया है, जितना उसको बताया गया कि तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है, वो जानता है मेरे अंदर इतनी है, तो वो उसी हिसाब से दौड़ता है। लेकिन यहाँ पर टेक्निक कहाँ पर आ रही है? टेक्निक वहां पर आ रही है, जैसे कि वकील है, जब कोई केस लड़ता है, सामने वाला वकील भी केस लड़ रहा है, दोनों लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक जो होता है पर्सन वहां पर एक बात अपनी, एक पेच जिसे कहते हैं, वो फंसा के रखता है, जो जीत के करीब, जब एकदम सामने वाला जीतने वाला होता है तब उसके करीब में वो टेक्निक को, उस पेज को अपने यूज कर देता है। तो इससे क्या होता है? दांव जो होता है वो पलट जाता है, अब ये पर्सन जीत जाता है। तो ये टेक्निक होती है जो समय पर कब इस्तेमाल करनी है ये उस वकील को मालूम है। जिस तरह से रेसर है, रेगुलर भागता है, जैसे सब भाग रहे हैं, लेकिन एक टेक्निक है कब उसको अपनी स्पीड स्लो, कब स्पीड अपनी
एकदम फास्ट करनी है, ये उसकी रनर की, धावक की एक टेक्निक है। तो टेक्निक होती है जो समय पर बिल्कुल इस्तेमाल की जाए। अब मेथड की जो मेथड विधि जो बताई गई है, जिस तरीके से हमें कार्य करना, वो तरीका हम फॉलो ऑन कर देते हैं। अब मुझे लगता है आप लोगों को टेक्निक और विधि दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि विधि, टेक्निक जो हम एक जगह पर, सटीक जगह पर कहाँ इस्तेमाल करेंगे हमें मालूम होना चाहिए, मगर क्योंकि अगर टेक्निक हमने गलत जगह में लगा ली तो भी उसका महत्व नहीं रह जाएगा, वो बेकार चली जाती है, होता है। तो टेक्निक हम हमेशा एक जगह पर, पर्टिकुलर जगह के लिए रखते हैं और उसी जगह इस्तेमाल करते हैं, तभी उसकी इंपॉर्टेंस मिलती है। जैसे कि अब उसी पर मैं लौट के रख रहा हूँ कि शिक्षण कार्य में एक शिक्षक को ये मालूम होना चाहिए कि कहावत और लोकोक्ति कहाँ पर कौन सी बोलनी है। ये नहीं कि उसको 5-6 आती है तो उसने जहाँ मन वहाँ बोल दी, दिखाने के लिए कि हमें लोकोक्ति आती है, हमें कहावत आती है, हमें मुहावरे आते हैं। ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ का पर्टिकुलर प्लेस होता है, उस जगह पर जब हम बोलते हैं उन चीज़ों को, तब उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तब लगता है कि हाँ, ये जो आपने छंद या मुहावरा या लोकोक्ति कहावत कही है, ये इस जगह के लिए सटीक थी। तो ये हमारा, आपको मैंने समझाया कि प्रविधि और विधि में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो विधि प्रविधि जो होती है हमारी, कि ये प्रविधियाँ जो होती हैं ये शिक्षण के लिए बनाई गई हैं। आधुनिक, देखिए हम आगे बढ़ते, अगर विषय की तरफ हमने आगे बढ़े कि शिक्षण प्रविधियाँ एवं नवीन उपागम, इनके लिए आगे बढ़ना, मैंने प्रविधि आपको एक्सप्लेन कर दी जो मुझे एक्सप्लेन करनी थी। देखिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो होती है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, ठीक। आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो होती है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है। कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तो बोली गई, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ की एजुकेशन जो बोली गई है, आज की एजुकेशन जो हमारी वर्तमान चल रही है, ये बाल केंद्रित चल रही है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को प्राथमिकता दी गई है बालकों के व्यक्तित्व संबंधी गुणों का विकास करने के लिए, है ना। जो बालक है उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, उनकी रुचि को देखते हुए उनके गुणों का विकास करना। फिर शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षक को ये चाहिए कि बच्चों के सिर्फ मानसिक स्तर के साथ, मानसिक योग्यता या मानसिक विकास करने के साथ साथ उसको कौन सा उसका विकास करना जरूरी है, जो और भी भिन्न भिन्न विकास हैं, व्यक्तित्व का विकास हो गया, उसकी रुचि को देखते हुए, उसके शारीरिक विकास को देखते हुए, सारे विकास करना, बुद्धि का हर एक चीज का विकास करना जरूरी है। अब वो किससे होता है, वो शिक्षक को अपनी जो मेथड हैं, विधियां हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनके थ्रू जब वो बच्चों को समझाता है, छात्रों को समझाता है, तब वो इन चीज़ों को पूरा कर पाता है, ठीक। यानी कि उसकी रुचि के अनुकूल अगर प्रविधियों का चुनाव हम करते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ता है कि कौन सी प्रविधि उपयुक्त होगी या कौन सी प्रभावशाली होगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा बहुत ही एवरेज बुद्धि के हैं बच्चे उस कक्षा में, ठीक, तो हम ऐसी प्रविधि सेलेक्ट करते हैं, ऐसी टेक्निक सेलेक्ट करते हैं कि इस टेक्निक से अगर हम पढ़ाएंगे तो ये बच्चों को ये पाठ जो है वो बोर या टफ नहीं लगेगा, कठिन नहीं लगेगा, ठीक। तो ये हो गई बात हमारी चर्चा शिक्षण के प्रविधि और नवीन उपागम। जैसे नवीन उपागम भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नवीन उपागम मतलब उपागम नया, नवीन मतलब न्यू होता है, और उपागम मतलब देखिए उप मतलब, ठीक है, उप मतलब क्या होता है कि जैसे कि उसके पास पहुंचना, ऐसा कहते हैं नहीं, उसके पास पहुंचना, निकट पहुंचना। तो आप टेक्निक इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जो विधि आपको पढ़ानी है उसके पास बिल्कुल पहुंच जाइए, इस कदर पहुंच जाइए कि वो टेक्निक के इस्तेमाल करने पर जो आप विषय वस्तु समझाना चाह रहे हैं वो छात्र को भली भांति समझ में आ जाए, ठीक। अब हम बढ़ते हैं शिक्षण प्रविधि की तरफ कि शिक्षण प्रविधि है क्या, ठीक है। शिक्षण प्रविधि से अभिप्राय है, जैसे कि शिक्षण प्रविधि का मतलब होता है ऐसी व्यूह रचना से है जिससे शिक्षण कार्य के, शिक्षण प्रविधि से अभिप्राय ऐसी व्यूह रचना से है जहाँ पर शिक्षक
द्वारा अपने शिक्षण का अनुदेशन से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, इसमें एक होता है कि एक टीचर जो होता है कुछ स्ट्रैटेजी अपनी लगाता है। तो स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है कि स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भी नीति अपनाता है, ठीक है, जो भी नीति अपना रहा है उसको कहते हैं हम स्ट्रैटेजी। और अगर उदाहरण देके मैं समझाना चाहूँ तो एक सैनिक जो होता है, देखिए एक सैनिक को जिस प्रकार से विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना जरूरी होता है, ठीक है, आवश्यक होता है कि नहीं, उसी प्रकार से देखिए उसको सैनिकों को लिया जाता है, जैसे कि फौज में सब भर्ती होते हैं, फौज में सब आते हैं तो उनको अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन अस्त्र शस्त्र कब चलाने हैं और कैसे चलाने हैं और किस पर चलाने, ये चीज भी जानकारी होनी बहुत जरूरी होती है, जो शिक्षण प्रविधियों के द्वारा उनको मालूम होती है। तो शिक्षण प्रविधियों के द्वारा वो चीज का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी होता है कि आप अस्त्र शस्त्रों को कब जानते हैं, कब इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आनी चाहिए। ठीक, तो उसी प्रकार से अच्छा बताइए, जैसे अस्त्र शस्त्र की मैं चर्चा कर रही हूँ, थोड़ा सा कॉमन है, छोटे से पढ़ते आ रहे होंगे। अस्त्र मतलब क्या होता है, शस्त्र मतलब क्या होता है? अस्त्र मतलब क्या होता है, शस्त्र मतलब क्या होता है? दोनों हथियारों से संबंधित हैं। बताइए, अस्त्र मतलब क्या होता है, शस्त्र मतलब क्या होता है? चलिए ये मैं देखती हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में डाल के बताइएगा। ठीक है, ठीक, कि कौन सा हाथ से चलाया जाता है और कौन सा फेंक के चलाए जाते हैं। एक होते हैं इसमें से जो फेंक के चलाए जाते हैं और एक होते हैं जो हाथ में रख के चलाए जाते हैं। ठीक, इनमें से आप इसका आंसर मुझे देंगे, आगे मैं अपना काम करती हूँ। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक सैनिक को अपने अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए कि वो किस प्रकार से किस समय कब यूज करना है और कैसे यूज करना है जिससे कि उसको विजय हासिल हो, उसी प्रकार से एक शिक्षक को भी शिक्षण प्रविधि को कब यूज करना है, कब इस्तेमाल करना है, ताकि बच्चा छात्र जो है वो अपने विषय वस्तु को बहुत आसानी से और स्थायी ज्ञान बना के समझ सके और उसको बहुत ही मजा आ जाए पढ़ने के लिए। तो ये पद्धति के लिए हमारी शिक्षण प्रविधियाँ बनाई गई हैं और अब हम इनकी आवश्यकता और महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए शिक्षण प्रविधि एवं नवीन उपागम की हम आवश्यकता एवं महत्व के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व के बारे में देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसका महत्व क्या है। कहने का मतलब है किसी भी टेक्निक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इसका इम्पोर्टेंस क्या। देखिए आपको मैंने अभी बता दिया इसके पहले भी कि किसी अगर टेक्निक की खासियत हम लिए हो, जैसे कि मान लीजिए हम कोई भी कंपटीशन करते हैं, कोई भी डिबेट कंपटीशन करते हैं या कोई भी हम स्पीच के लिए करते हैं, तो एक ही जो टॉपिक होता है वो बहुत से लोगों को दिया जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जीतता है। क्यों? क्योंकि उसके प्रेजेंटेशन में कुछ तो ऐसा खास होगा जो उसको जीत हासिल करवाई। तो उसी टेक्निक के लिए उसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या रहता है, ताकि हम अपना शिक्षण कार्य जो है वो इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकें। ठीक, उसी के लिए बढ़ते हुए हम पहले पॉइंट पर बढ़ते हैं कि शिक्षण की प्रकृति का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। ठीक, शिक्षण की प्रकृति का निर्माण, शिक्षण की प्रकृति मतलब जो टीचिंग का प्लेटफॉर्म है, टीचिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाइए। उसको बनाने के लिए हमें टेक्निक जो होती है वो बहुत इस्तेमाल करनी पड़ती है। प्लेटफॉर्म करने का इन द सेंस मतलब कि जैसे देखिए टीचर्स बहुत सारे होते हैं, एक ही सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन हम क्या होते हैं, मतलब छात्र क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर टीचर को सुनना बहुत पसंद करता है। तो आखिर क्यों, आखिर रीजन कुछ तो होगा, उसकी टेक्निक्स पढ़ाने की अच्छी होंगी, चैप्टर्स वही रहते हैं, लेखन कार्य किताबों में वही रहता है, एज इट इज रहता है। ठीक, टीचर को आना है उस लेखन कार्य को पढ़वाना है, चाहे वो अपने से पढ़े चाहे छात्रों से खड़ा करके पढ़ाए और उसको एक्सप्लेन कर दे। मोस्टली 99% सारे टीचर्स उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट किसी एक पर क्यों ऐसा होता है कि हाँ उसका एक्सप्लेनेशन हमें बेस्ट लगता है या छात्रों को बेस्ट लगता है या छात्रों को ईजीएस्ट लगता है कि हाँ वो समझाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, ज़्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए होता है कि शिक्षण की प्रकृति का निर्माण करने के लिए आवश्यक है क्या, टेक्निक्स।
सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, शिक्षण की नवीन तकनीकों की जानकारी के लिए, कि किसी भी चीज की नई टेक्निक्स क्या क्या है उनकी नॉलेज एक टीचर को होनी चाहिए। ठीक, कि जैसे शिक्षण से जुड़ी कोई शिक्षा नीतियां आ रही हैं, नई नीतियां लॉन्च हो रही है, वो शिक्षक को मालूम होनी चाहिए। जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं उससे जुड़ी अगर कोई नई टेक्निक है, नई विधि, नई प्रविधि है कोई, उसके बारे में जानकारी टीचर को होनी चाहिए। तो उस चीज की नई तकनीकों की जानकारी आवश्यक है। कक्षा कक्ष को प्रभावशाली बनाने के लिए, देखिए कोई भी टेक्निक हम यूज करते हैं, कोई भी, जैसे सूत्रों को भी मैंने पढ़ाया, तो सूत्रों को भी एक जगह पर यूज करना, सारे सूत्र सारी जगह परफेक्ट नहीं होते। तो उसी प्रकार से कक्षा कक्ष को प्रभावशाली बनाने के लिए टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। शिक्षण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए, कि शिक्षण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए हम ये कार्य करते हैं। ठीक, कि शिक्षण करते समय हम इस तरह से चीजें कुछ जब यूज कर लेते हैं तो वो शिक्षण कार्य हमारा थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, एक रेगुलरिटी से एक अलग काम करते हैं। ठीक, जैसे कि आप डेली एक रूटीन में खाना बनाते हैं, संडे एक स्पेशल डे होता है, संडे को हम कुछ स्पेशल कर लेते हैं, तो रूटीन से हटकर शिक्षण एवं अधिगम संबंधों को स्थापित करने के लिए, शिक्षण एवं अधिगम संबंधों मतलब टीचिंग और लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग दोनों क्या है, आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं सिखाने के लिए। कौन सा सिखाना, स्थायी ज्ञान, रटाना नहीं है। तो दोनों में संबंध स्थापित करने के लिए जो टेक्निक्स होती है वो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। देखिए ये हमारा शिक्षण प्रविधियां एवं नवीन उपायों का थोड़ा सा मैटर था जिसको मैंने स्टार्ट किया है और आपको समझाने की कोशिश की है सरलता से, हो सकता आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे की बातें, जो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिनको हमें शिक्षण कार्य में एक टीचर को यूज करना होता है, कहाँ कब कैसे पाठ में हम यूज करते हैं, कौन से पाठ में कौन सी टेक्निक, किस तरीके के पाठ में कौन सी टेक्निक, इन सब के बारे में चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, हाँ, हालांकि आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर जो है थोड़े समय के बाद पूरा हो जाएगा, थोड़े दिन शेष है। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज जो मैं रिविजन क्रम लेके चल रही हूँ ये आप लोगों का पूरा हो जाए, ताकि आप लोगों को आसानी रहे आपका एग्जाम पास आउट करने के लिए। तो ठीक, बने रहिए इसी वीडियो के साथ इस तरीके से और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।